नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। सदियों से चांद सिर्फ आसमान का एक टुकड़ा नहीं, ये किसी कवि की अधूरी प्रेम कहानी का उदाहरण रहा है। किसी शायर की तन्हाई का ये साथी रहा है, तो कभी किसी प्रेमिका को देने के लिए इसे ही तोड़कर जमीन पर लाने की बात हुई है। कभी ये बच्चे का सबसे सुंदर और चहेता खिलौना भी रहा है, जबकि हमेशा लोगों ने इसमें भगवान भी देखा है। धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद को मामा भी कहा जाता है, जबकि वैज्ञानिकों की नजर में यहां सिर्फ सन्नाटा है, धूल है और करोड़ों साल पुराना इतिहास है। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने ऐसा रहस्य खोज निकाला है जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। चांद के बारे में आज समझिए.com में चर्चा चांद और भारत की इस बड़ी खोज की। चांद, मुझे चांद चाहिए, यह तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि पहले की अवधारणा थी चांद की सतह सिर्फ धूल की परत है। लेकिन भारत ने बता दिया है कि यह केवल धूल की परत नहीं, बल्कि केक जैसी एक तहों की बटी हुई है। ऊपरी परत बहुत नरम है, नीचे की परत सख्त है और इन तहों में छुपे हो सकते हैं पानी, बर्फ और चांद की जन्म कथा के सुराग। दरअसल शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम लैंडर की छोटी सी हाप में अरबों साल का राज खोल दिया है। यह सब किया है चंद्रयान 3 ने। दरअसल इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि चंद्रमा की सतह केक जैसी है, जो अलग अलग परतों वाली संरचना है, जिसकी ऊपरी परत महज कुछ सेंटीमीटर मोटी है और दूसरी जो परत है वो परत दर्शाती है कि चंद्रमा की सतह पर चंद्र पपड़ी के ठोस बनने के बाद की सूक्ष्म उल्का पिंड लगातार गिरते रहते हैं, जिससे सतह पर लगातार प्रहार हुए और वो टूट फूट गई, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई देती है। यह विश्लेषण फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ने वैज्ञानिकों ने किया है। आपको यह भी बता दें कि अंतरिक्ष एवं संबद्ध वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय शोध संस्थान है, जिसे मुख्य रूप से भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का सहयोग प्राप्त है और वही इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करता है। अब आप ये समझिए कि यह परीक्षण हुआ कैसे। वैज्ञानिकों ने उस स्थान का परीक्षण किया जहां पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उछला था। 2 दिसंबर 2023 को कुछ दूर तक वो उछला था। जब लैंडर के इंजन उछाल के दौरान सक्रिय हुआ, तब निकास गैसों ने, जो गैस वहां पर निकल रही थी, उन गैसों ने ब्लोअर की तरह काम किया और ऊपर की 3 सेंटीमीटर धूल को वहां से हटा दिया, जिससे नीचे मौजूद अधिक पुरानी और सघन चंद्र सतह अचानक से दिखने लगी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सतह पर हल्की धूल है, केवल बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर की जो गहराई है उस पर उसका जो घनत्व है वो दुगना है, जबकि जो उसकी सघनता है, जो उसकी मोटाई है, वो 5 गुना से अधिक हो सकती है। ऐसा अध्ययन हुआ है। अब इन तथ्यों को लेकर खोज क्या हुई? अलग अलग तरह की खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये खोज चंद्रयान 3 के हाफ प्रयोग के प्रज्ञान रोवर के डेटा के विश्लेषण के द्वारा सामने आई है। खोज में, रिसर्च में इसरो PRL की भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है। PRL इसरो की स्वायत्त इकाई है। इसे फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी भी कहा जाता है। यह अहमदाबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। यह खोज अहमदाबाद के वैज्ञानिकों की है और वो लगातार कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चांद के रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सारे रहस्य खुल जाएंगे तो आप कह सकते हो कि जनाब, मुझे तो चांद मिल गया। खोज में क्या निकला, या कहें कि चांद में क्या निकला? चांद की सतह पर 2 लेयर हैं, 2 परत हैं। जो ऊपर की परत है, ऊपर की सतह है, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि ये 2 परतें, जो कुछ ही सेंटीमीटर तक गहरी है।
सबसे ऊपरी परत बहुत ज्यादा उसमें छेद हैं। यह एक थर्मल कंबल की तरह काम कर रही है। यह तापमान को नियंत्रित रख रही है। ऊपर की परत की बात कर रहा हूं। बर्फ के जो अणु हैं, उन अणुओं को फंसाने में वो मदद कर रही है। निचली जो सतह है, वो निचली सतह ऊपर की अपेक्षा अधिक घनी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह परत उल्का पिंड जो हैं, लगातार उल्का पिंडों की टक्कर होती है, उन टक्करों के लिए यह परत बनी है। देखिए कैसे बचाया जाता है। मतलब चांद की जो दूसरी परत है, सतह है, उसे बचाने के लिए जो ऊपर की परत है वो घनी है, मजबूत है, हालांकि कुछ सेंटीमीटर मोटी, और जो तमाम जो उल्का पिंड टक्कर मार रहे हैं उनको बचाने के लिए उसकी संरचना ही ऐसी है कि वो मजबूत है। अब इसकी बारीकियों को समझिए कि राज में आखिर क्या क्या है। मिशन खत्म होने के पहले विक्रम ने हाफ लिया। लैंडर करीब 50 सेंटीमीटर तक अचानक से ऊपर उठ गया, फिर नई जगह पर उतरा। विक्रम इसी दौरान जमीन की जो प्रतिक्रिया हुई, वहां की जो जमीन है उससे जो प्रतिक्रिया हुई सो उसने रिकॉर्ड किया। जो सेंसर रिकॉर्ड हुए, उन सेंसर ने मिट्टी की ताकत और दबाव को भी नाप लिया कि इसकी मिट्टी और ताकत की दबाव क्या है। वो सारे डेटा इकट्ठे हो गए। अब डेटा से पता चल रहा है कि अलग अलग परतें हैं यहां पर, और छोटी सी छलांग ने, एक छोटी सी छलांग थी रोवर की, जिसके कारण वो अचानक से उछल गया, और जब वो उछला, वो छलांग थी, तो उसने बड़ा वैज्ञानिक रहस्य खोल दिया। यूं ही रहस्य नहीं खोजे जाते। चंद्रयान 3 को मिला क्या? प्रज्ञान रोवर, जिसकी फोटो भी आपके सामने बनी हुई है, प्रज्ञान रोवर ने सल्फर की पुष्टि की है चांद पर। चांद पर पहली बार इन सितु सल्फर मिला है। एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम भी मिला है। सिलिकॉन और टाइटेनियम के संकेत मिले हैं। हाइड्रोजन की खोज भी जारी है। दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार इतनी जांच हुई है। इसरो ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताई है। अब इतने सारे रेयर अर्थ मिल रहे हैं, इतने सारे खनिज मिल रहे हैं, क्योंकि जिस गति से पृथ्वी पर तमाम देश और जो माइनिंग में काम करने वाले उद्योगपति हैं, जिस तरीके से वो ज़मीन की खनिज संपदा को निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगी, और हमको किसी ऐसे ही चांद पर या किसी ऐसे ही ग्रह पर जाकर फिर रेयर अर्थ और खनिज खोदने पड़ेंगे, क्योंकि वो ज़रूरत बन चुकी है। अब चांद पर जो सल्फर मिलने की उम्मीद है वो क्यों बढ़ गई? सल्फर ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा मददगार होता है, और भविष्य के मून हैबिटेट में वो उपयोग संभव माना जा रहा है। चांद पर ईंधन बनाने की संभावना भी मजबूती से देखी जा रही है। वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी इतिहास के सुराग भी मिले हैं। दक्षिण ध्रुव की मिट्टी है वो भी वहां से अलग निकली है। पुराने मिशन जो हुए हैं, उन पुराने मिशनों से अलग अलग रासायनिक संरचना भी मिली है। चांद के विकास की कहानी भी बदल सकती है, उसकी भी जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं। अब सल्फर क्या, ये अहम क्यों है, ये भी समझ लीजिए। इसे आम बोलचाल में गंधक कहा जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है। यह चमकीले पीले रंग की एक धातु होती है। यह ठोस होता है, और मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए, उद्योग और मुख्य रूप से कृषि के लिए सल्फर बहुत उपयोगी माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि में, खेती किसानी में सल्फर के लाभ, पौधों के लिए सल्फर एक अत्यंत आवश्यक तत्व है, द्वितीय पोषक तत्व है। इसे पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक माना जाता है, और पौधों में हरियाली और विकास के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाकर पत्तियों को गहरा हरा और यह स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा तिलहनी फसलों जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली में भी तेल की गुणवत्ता और मात्रा को यह बढ़ा देता है, तथा दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को भी यह सुधारता है। प्याज और लहसुन में भी सल्फर वही तत्व है जो उनकी विशेष तीखी गंध आती है, उसे वो स्वाद प्रदान करता है, वो असल में सल्फर होता है। यह खेतों में प्राकृतिक रूप से एक बेहतरीन फफूंदनाशक और कीटनाशक का कार्य भी करता है। ये फसलों को रस्ट
पाउडरी और मिल्यूडी और माइट्स यानी कि मकड़ी से बचाता है। इसे मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है। ये मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसे बढ़ाता है, उसे बनाए रखता है। ये क्षारीय यानी कि खारी मिट्टी के पीएच स्तर को कम करके उसे उपजाऊ बनाने में मदद करता है। अब चांद के अंदर छुपा क्या है? प्राचीन इतिहास रिसर्च में प्रिमिटिव मेंटल मटेरियल के संकेत मिलते हैं, यानी कि चांद की गहराई की सामग्री सतह पर आई और साउथ पोल टेन कैन बेसिन से यह जुड़ा हो सकता है। यह सौर मंडल का सबसे पुराना विशाल क्रेटर है। अरबों साल पुराने टकराव के निशान भी यहां पर मौजूद हैं। चंद्रयान 3 ने लूनर मैग्ना थ्योरी मजबूत की है। इससे चांद के जन्म को समझाने में मदद मिलती है और उसी को चांद को समझने में भी मदद मिलती है। हालांकि तमाम जो शास्त्र हैं उसमें चांद के बारे में व्याख्या की गई है, लेकिन वैज्ञानिक पुष्टि वहां पर नहीं होती है। चंद्र मैग्मा महासागर सिद्धांत के अनुसार चांद अपने निर्माण यानी कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व के तुरंत बाद चंद्रमा की पूरी सतह पिघलते हुए लावा या फिर मैग्मा के एक विशाल महासागर में डूब गई थी। यह सिद्धांत चंद्रमा की वर्तमान चट्टानी बनावट और रासायनिक संरचना की व्याख्या भी करता है, थ्योरी भी बताता है। इस थ्योरी के मुख्य बिंदु को समझिए। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद के निर्माण की शुरुआत कैसे हुई, यह भी समझने वाली बात है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड युवा पृथ्वी से टकरा गया। इस भीषण टक्कर से अंतरिक्ष में मलबा बिखर गया और मलबा इकट्ठा हुआ। तब जाकर कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा के कारण चंद्रमा का अधिकांश भाग पिघलकर मैग्मा का एक विशाल सागर बन गया। जब यह मैग्मा महासागर धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो खनिजों का क्रिस्टलीकरण हुआ। मैग्मा के ठंडे होने पर हल्के खनिज जैसे एथेनोथाइट मैग्मा के ऊपर तैरने लगे, जिसमें चंद्रमा की हल्की और प्राचीन पपड़ी यानी कि क्रस्ट का निर्माण हुआ और भारी खनिज जैसे कि ओलिविन और पायरोक्सिन जैसे नीचे डूब गए और उन्होंने चंद्रमा के मेटल को निर्माण किया, जो निचली पदार्थ है उसका निर्माण किया। थ्योरी का आधार कैसे तैयार हुआ? वैज्ञानिक प्रमाण और चंद्रयान 3 का जो योगदान है उस योगदान को आपको समझना होगा। असल में अपोलो और लूना मिशनों के दौरान लाई गई चट्टानों की थ्योरी का आधार चंद्रयान 3 मिशन 2023 के इस सिद्धांत को एक नया और महत्वपूर्ण प्रमाण देता है। चंद्रयान 3 के विज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का फेरोन एर्नोसासाइड चट्टानों की खोज की। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राचीन चट्टानें उसी मूल लूनर मैग्ना महासागर के अवशेष हैं। चांद को समझना है तो इस कार्यक्रम को देखना होगा, क्योंकि दोनों परतों के जो अंतर को आसान भाषा में समझाएं तो ये कि केक का रहस्य क्यों कहा गया है, इसे भी जानने की जरूरत है। क्योंकि ऊपर की परत 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी, बहुत ढीली, हल्की धूल, नीचे वाली परत ज्यादा घनी, मजबूत, ऊपर चलने पर सूखे आटे जैसा फील और नीचे नम सख्त मिट्टी जैसा प्रतीत होता है, महसूस होता है। थर्मल कंडक्टिविटी भी दोनों की अलग अलग है। यहां पर स्ट्रक्चर शिव शक्ति पॉइंट पर पाया गया है, इसलिए चांद की सतह अब केक जैसी दिखाई देती है। सोचिए, आप चांद पर गए नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं जो मैं इस कार्यक्रम के द्वारा आपको बता रहा हूं। क्योंकि प्रज्ञान रोवर ने क्या देखा? रोवर ने चांद की सतह पर कई सारे पैटर्न रिकॉर्ड किए। धूल और पत्थरों की जो अलग अलग बनावट है वो यहां पर दिखाई दी है और कुछ जगहों पर पुराने प्रभावों के निशान मिले हैं। दबे हुए विशाल क्रेटर के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों को भूगर्भीय गतिविधियों के सुराग भी मिले हैं। हर मीटर पर नया डेटा रिकॉर्ड हुआ और मून मैपिंग में भारत ने नई छलांग लगा दी। वैज्ञानिक हैरान है। वैज्ञानिक हैरान क्यों है? रोवर चलाने और बिल्डिंग बनाने में मदद मिलेगी। धूल उड़ने की समस्या को समझा जा सकता है। चांद अब घर बनाने लायक लग रहा है कि आप जाएंगे और चांद पर भी घर बना लेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर यह पहली डिटेल्स जांच चीन के युति 2 रोवर ने भी लेयर केक जैसी संरचना को देखा था। भारत ने
अब और सटीक डेटा इसका दे दिया, यानी कि चीन को जो मिला उससे एक कदम आगे जाकर भारत ने वो डेटा उपलब्ध करा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत चांद पर मानव बस्ती बनाने में मदद कर सकता है? बर्फ की मौजूदगी का रहस्य सामने आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार छिद्रयुक्त जो परत है उसके नीचे पानी के अणु हैं, पानी है, यानी कि पानी के अणु यानी कि जल बर्फ को सुरक्षित रखने में इससे मदद मिल सकती है। भविष्य में चांद पर मानव की बस्तियां बस सकती हैं, उसकी संभावना है। और इसरो और PRL की जो खोज है उस खोज से पानी ईंधन निकालने में बेहद मददगार होगा, क्योंकि पानी ही तो जीवन है। कहा जाता है ना कि जल ही जीवन है, और अगर पानी मिल गया, बर्फ के अणु मिल गए तो पानी मिल गया, और पानी मिल गया तो फिर जीवन बहुत आसान हो जाता है। चांद पर जो बेस है वो बनाने की बात क्यों होती है? एक नई स्टडी से सुरक्षित जगह चुनना, आसान, मजबूत और नरम सतह की पहचान संभव होती है। हैबिटेट बनाने के लिए जमीन का डेटा यहां पर मिला है, तापमान व्यवहार भी समझ में आया है, पानी वाली जगह खोजने में मदद मिल जाएगी, और भविष्य में एस्ट्रोनॉट मिशन को फायदा होगा। भारत की खोज से आर्टेमिस जैसी योजनाओं को मदद मिलेगी। ये तमाम सारी चीजें ऐसे ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपया सरकार मिशन पर खर्च करती है। कोई तो उपलब्धि हो, और वो उपलब्धि हो रही है। अभी मैंने आर्टेमिस योजना की बात कही। इसे समझिए कि नासा का आर्टेमिस मिशन कार्यक्रम क्या है, इसका मकसद क्या है। जानकारी के लिए इंसानों को चंद्रमा पर भेजना। ग्रीक की जो पौराणिक कथाएं हैं, उन कथाओं में आर्टेमिस को चंद्रमा, शिकार और प्रकृति की देवी माना गया है। आपने हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में आर्टेमिस की देखी होंगी, उनमें इन बातों का जिक्र होता है। इसलिए नासा ने अपने चंद्र मिशन का नाम आर्टेमिस रखा है। आर्टेमिस परियोजना के तहत नासा चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटा रहा है और चांद के अधिक से अधिक हिस्सों का पता लगा रहा है। इसके लिए यह अंतरिक्ष यात्रियों को कठिन से कठिन मिशन पर भेजेगा। मंगल ग्रह पर पहले मानवयुक्त मिशन की नींव को और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दुनिया क्यों कह रही है, भारत की तारीफ कर रही है कि जनाब ये जो काम किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि भारत दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला पहला देश बना है। चंद्रयान 3 ने कम लागत में यहां पर कमाल किया है। इसरो की तकनीक की चर्चा अब दुनिया में हो रही है। नासा समेत कई एजेंसियां डेटा में रुचि ले रही हैं, और भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च जर्नल्स में यह सब प्रकाशित हो रहा है। मून साइंस में भारत की एक मजबूत एंट्री हो रही है। अभी तक भारत दूसरों से लेता था, अब वो तमाम इंफॉर्मेशन भारत दे रहा है। आगे क्या करेगा भारत? चंद्रयान 4 की तैयारी अब तेज हो गई कि साहब एक मिशन और हम करेंगे। मून सैंपल वापस लाने की योजना की तैयारी की जा रही है। जापान के ल्यूपेक्स मिशन का काम, चांद के पानी की गहराई से खोज होगी, इंसानी मिशन की दिशा में तैयारी होगी, और भारत लूनर इकोनॉमी में बड़ी ताकत बन सकता है। चांद पर अगला बड़ा कदम भारत का हो सकता है। तो अब दूर बैठकर आप ये मत कहिए कि मुझे चांद चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं मुझे चांद पर जाना है और मैं वहीं जाकर चांद को महसूस करूंगा। आप रोवर को देख सकते हैं। अभी मैंने लूनर इकोनॉमी की चर्चा की थी, इसे आपको समझाया। लूनर इकोनॉमी का अर्थ चंद्रमा पर और उसके आसपास होने वाली उन सभी वाणिज्य, औद्योगिक और वैज्ञानिक गतिविधियों में से है जो एक स्थायी आर्थिक तंत्र का निर्माण करती है। और इसमें केवल सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां ही नहीं बल्कि निजी कंपनियां और अनुसंधान केंद्र भी शामिल हैं, क्योंकि लूनर इकोनॉमी के प्रमुख आयाम चंद्रमा पर खनन है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में हीलियम 3 है, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। यहां पर दुर्लभ धातुएं और पानी यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। इन संसाधनों का दोहन और व्यावसायिक उपयोग लूनर इकोनॉमी का मुख्य आधार है। चंद्रमा की सतह पर मानव बस्तियां, ऊर्जा ग्रिड और संचार टावर जैसे नासा और अन्य एजेंसियों की लूनर लाइट हाउस टावर परियोजना बनाना। परिवहन और लॉजिस्टिक की बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा तक पेलोड यानी कि सामान और उपकरण पहुंचाने और चंद्र सतह पर आवागमन की सेवाएं उपलब्ध कराना।
चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल ना होने के कारण इसे मंगल ग्रह जैसे अन्य सुदूर अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक स्टॉपिंग स्टेशन या लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाना। व्यावसायिक अनुसंधान और पर्यटन की बात करें तो शून्य गुरुत्वाकर्षण में तकनीकी परीक्षण करना और भविष्य में आम नागरिकों के लिए चंद्र पर्यटन को बढ़ावा देना, ऐसा बहुत तेज मिशन हो सकता है। कई सारे उद्योगपति इस पर काम भी कर रहे हैं कि आप एक प्लेन में बैठिए और यहां से उड़िए और सीधे अंतरिक्ष में पहुंचिए, चांद पर उतरिए और वहां जाकर घूमिए। अब वहां ठहरने की व्यवस्था, होटल बनाने की व्यवस्था कितनी क्या होगी इस तो इंतजार करेगा, लेकिन ऐसी प्लानिंग भी चल रही है। अभी विश्व के एक बड़े उद्योगपति ने तो कॉलोनी काटने की भी बात कर ली। जनाब, प्लॉटों की बुकिंग हो रही है वहां, सोचिए आप। तो जिस चांद को सदियों तक सिर्फ कविता, कहानी और रहस्य माना जाता था, आज भारत उसी चांद की मिट्टी की परतें पड़ रहा है। और चंद्रयान 3 ने तो सिर्फ लैंडिंग नहीं की, बल्कि चांद की बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया है। ऊपर से नरम, नीचे से सख्त, बर्फ सल्फर और अरबों साल पुराना इतिहास। भारत की खोज में आने वाले समय में चांद पर इंसानी बस्ती की नींव बन सकती है। तो अब मुझे चांद चाहिए नहीं होगा, मैं चांद पर जाऊंगा और चांद को वहां जाकर महसूस करूंगा, ये होगा, क्योंकि चंद्रयान 4 अब इसी पर काम करेगा। समझिए.com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए उसके साथ। नमस्कार।